नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने शव के साथ किया कलेक्ट्रेट का घेराव। निगम की कार्रवाई से उजड़ा आशियाना, परिजनों ने उठाई न्याय और मुआवजे की मांग। बिलासपुर में साइबर ठगी का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट के नाम पर लाखों की ठगी, सकरी निवासी बना शिकार। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 गौवंशों को कुचला। बिल्हा रोड में हुई घटना, पुलिस ने ट्रक जब्त कर दर्ज किया मामला। और एक ही रात 3 घरों में चोरी, लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ। सीसीटीवी में दिखा खुला दरवाजा, घर लौटे तो टूटी मिली अलमारी और गायब थे जेवर नकदी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। लिंगियाड़ी इलाके में एक कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आप सभी को बता दें, आक्रोशित परिजन मृत बच्चे का शव लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और निगम की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम द्वारा सनीचरी से अपोलो चौक तक सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान लिंगियाड़ी क्षेत्र में यादव परिवार का मकान भी कार्रवाई की जद में आ गया। परिजनों का आरोप है कि 6 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे के इलाज के दौरान भी उन्हें मोहलत नहीं दी गई और सीधे बुलडोजर चलवा दिया गया। इस तनाव के बीच बच्चे की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। पूरा घर को उजाड़ दिया और हम मित्तल हॉस्पिटल में थे। बोले तुम्हारा घर टूट रहा है करके हमको कोई दूसरा पता है, तो हम अपने दोस्तों भाई को भेजे। बोले भैया जाइए देखिए भाई, वो किसी कहना नहीं माना। फिर हमको यानी कि तुरंत भागते आने पड़ा। फिर यानी कि भागते आने पड़े। बोले तुमको 1 घंटे का मोहलत दे रहे हैं रात तक की। फिर यानी कि कल पूरा सुबह डोजर पूरा चला दिया गया। अपने अधिकारी गए थे, सब कुछ दिए थे, तो बोल रहे थे ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। मेरे को, मैं जहाँ था वही घर मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा तो ऐसे ही चला गया। भैया मैं क्या करूँ बताइए। आप लोग जब यहाँ घर पहुँचे तो बच्चा उस समय खेल रहा था या क्या? बच्चा ठीक था, खेल रहा था। आज लेके सुबह दिखाया घर को, देख बेटा। बोलते पापा कैसे टूट गया? मैं बोला बेटा ऐसी बात है। वैसे ही मैं दूसरे के यहाँ था, तो दूसरे के यहाँ था, तो वहाँ से मैं लेके अपने बच्चे को घर गया। फिर आया 10 मिनट बाद खबर आ गया बच्चा कैसा कर रहा है। फिर जब जाके देखा तो बच्चे का पूरा सांस वास। अब प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की, आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाहता हूँ भाई, मेरे को यानी कि ये चाहिए, मेरे को घर वहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरी माँ भी पैरालाइज है। परिजनों का आरोप है कि निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना या मोहलत की उनके मकान का करीब 200 फीट हिस्सा तोड़ दिया, जबकि आसपास के अन्य मकानों में महज 70 फीट कहीं तोड़फोड़ की गई। उनका दावा है कि ये कार्रवाई किसी रसूखदार को रास्ता देने के लिए जानबूझकर की गई। इसी तनाव और सदमे के बीच कैंसर से पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। लिंगियाड़ी में चूंकि अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ पे रोड काफ़ी सक्रिय हो गई है और उस रोड का आपसी सहमति से 70 फीट वहाँ पे तोड़ने की बात हुई थी और इसमें सब लोग सहमत भी थे। और इसी बीच ये सारा काम हो भी रहा था वहाँ पे। इसी बीच एक वहाँ पे घटना हुई है, एक परिवार में जिसमें एक बच्चा था जिसको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज डिक्लेयर करके उनको वापस बोला था कि अब इसकी केवल सेवा करें। उस बच्चे की वहाँ पे डेथ हुई है, तो उसको लेकर के आए थे लोग और सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और हमने इनको अभी समझाइश दी है और चीज़ें अभी नॉर्मल है। अभी तुरंत में इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने सारी स्थिति उनकी सुनी है और फिर हमने इनको बोला है कि आप लोग अलग से एक बार आइए तो बैठ कर हम बात करें। विवाद बढ़ता देख कलेक्टर संजय अग्रवाल ने परिजनों से मुलाकात कर मामले की जांच और न्याय का भरोसा दिलाया। हालांकि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बच्चे की मौत अतिक्रमण कार्रवाई की वजह से नहीं हुई, वह पहले से ही कैंसर के अंतिम स्टेज पर था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कार्रवाई में कोई गलती हुई है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सहायता भी की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
चिंगराजपारा क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई ने एक बार फिर से अमानवीय चेहरा उजागर किया है। अपोलो अस्पताल के पास एक गरीब परिवार की झोपड़ी को पूरी तरह से बुलडोजर से ढहा दिया गया। परिजनों के अनुसार पहले सिर्फ एक कमरे को तोड़ने की बात थी, लेकिन निगम ने पूरी झोपड़ी को ही जमींदोज कर दिया। रोते बिलखते परिजनों की किसी भी ने नहीं सुनी है। इसी तरह एक बुजुर्ग महिला का मकान भी सिर्फ आधार कार्ड न होने के कारण ढहा दिया गया, जबकि उसके पास टैक्स की रसीद और वोटर कार्ड भी था। उसे रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी गई, जिससे वो बेघर हो गई। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है। नहीं, टैक्स पटाना अलग बात है। टैक्स पटाने से किसी का मालिकाना हक दर्ज नहीं हो जाता है। टैक्स तो ठेले का भी लेते हैं, गुमटी का भी लगता है, जो भी नॉमिनल चार्ज है वो लगता है। लेकिन योजना हमारी ये है कि मास्टर प्लान के अनुरूप हमको 80 फुट चौड़ी सड़क बनानी है। उसमें कुछ अधिकारियों से बात हुआ था तो उसको 80 की जगह 70 करने की बात कही गई थी, लेकिन 80 ही लोग तोड़ रहे हैं। जितना निशान पहले का लगा है उसको ही तोड़ रहे हैं और लोगों को भी ये लग रहा है कि नहीं भाई काम अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो। ये लोगों का वो है डिमांड कि हमारे घर के सामने जल्दी से जल्दी सड़क और नाली बन जाए और खंभा लग जाए। घटना के बाद से मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। रसूखदारों के अवैध निर्माणों पर मेहरबानी और गरीबों पर कार्रवाई ने भेदभाव को उजागर कर दिया है। इस दोहरे मापदंड ने न्याय और मानवता दोनों को ठेस पहुंचाई है। स्थानीय लोग अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में किराना दुकान संचालक ने आबकारी अधिकारी पर रिश्वत मांगने और धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इलाके में शराब दुकान खुलने के बाद आबकारी अधिकारी उस पर डिस्पोजल और पानी पाउच न बेचने का दबाव बना रहा था। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर के सिपत क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बिक्री करते 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 89 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई और आरोपियों को पकड़ा गया। बरामद शराब को जब्त करते हुए दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेंज साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सक्ती जिले के रहने वाले हैं और खाता उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह के संपर्क में थे। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करते थे और KYC अपडेट करने के नाम पर झांसा देकर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ाते थे। इसी तरह इन्होंने सकरी निवासी जॉनसन इक्का को भी निशाना बनाकर कुल 26,74,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी सुनियोजित तरीके से गिरोह के साथ मिलकर साइबर ठगी को वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।
राजकिशोर नगर बिलासपुर निवासी 40 वर्षीय शालिनी कलसा ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में पहुंचकर अपने पूर्व पति संकल्प तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिवारी ने उनकी ग्रेजुएशन की BHSC होम साइंस की अंकसूची जो GDC गर्ल्स कॉलेज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई थी में कूट रचना कर उसका नाम, कॉलेज और विषय बदलकर BSc कंप्यूटर साइंस CMD कॉलेज के नाम से फर्जी अंक सूची तैयार की। उन्होंने बताया है कि रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और वर्ष समान है, लेकिन तिवारी की अंक सूची में यूनिवर्सिटी की कॉपीराइट व मुनू शामिल नहीं है। शालिनी के अनुसार तिवारी वर्तमान में CV हाइट्स सरजू बगीचा में रहते हैं और इस फर्जी अंक सूची के आधार पर फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत है। 22 नवंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। अभी ये मसला है सर कि जो मेरी सर्टिफिकेट यूज हुई है और जो अभी एक और लड़के की सर्टिफिकेट सामने आई है मैथ्स यूनिवर्सिटी की, जिसको फॉर्ज करके संकल्प तिवारी नौकरी कर रहा है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल एज ए टेरिटरी बिजनेस मैनेजर। दो लोग की सर्टिफिकेट जी, एक तो मेरी है और एक दूसरे लड़के की है जो मेरे सामने आई है, जो उसकी वाइफ ने प्रोवाइड करी है, अभी वाली वाइफ। मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ सर, SP साइन करके भी दे दिए हैं कि FIR होना चाहिए, उसके बाद में भी FIR नहीं हो रहा है। मैं बिलासपुर नहीं रहती हूँ, मैं पैदा यही हुई हूँ, रही यही हूँ, पढ़ी यही हूँ, पर मैं बैंगलोर रहती हूँ, नौकरी करती हूँ वहाँ पे, और बार बार मेरे लिए आना मुश्किल है। अब क्या चाहती है? FIR हो जाए सब और एक्शन लिया जाए। जिले के कोटा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करही कशार के रेत खदान को क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने पर कोटा जनपद सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके गांव के पंचायत को स्वीकृत रेत खदान को ठेकेदारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। घाट को नियम विरुद्ध बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर बिना रॉयल्टी कच्ची पर्ची देकर चलाया जा रहा है, जिनको खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी ने कहा कि खनिज अमले के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले करही कछार में ही मशीन लाकर अवैध खनन करने वाले मशीन को जब्त किया गया था। आगे कहा गया कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। पिछले 3 से 4 दिन पूर्व माइनिंग डायरेक्टर और कलेक्टर साहब को हमने अवैध खनिज परिवहन के संबंध में शिकायत कराई थी। ये कोटा ब्लॉक के अंतर्गत सोढ़ा खुर्द और करही कछार 2 स्वीकृत घाट हैं और आज हमने उसी के संबंध में पूछताछ करने के लिए आए थे कि साहब हमारे दिए गए आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई। तो वो हमको एक पेन और कागज़ लेकर ये समझाने लगे कि देखिए साहू जी कि पूरे छत्तीसगढ़ में मशीन चल रही है। तो मैंने पूछा मशीन का जो स्वीकृति आदेश है क्या, तो बोले नहीं, वो वैधानिक नहीं है। तो फिर जब वैधानिक नहीं है तो फिर उसको क्यों चलना चाहिए? तो बोले जब सब जगह चलता है तो चलना चाहिए। तो हमने बोला कि साहब हम तो विरोध कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विरोध हो रहा है तो उसको बंद कीजिए। तो बोले आवेदन देंगे तो हम देखेंगे। मैंने कहा 3-4 दिन पूर्व हमने आवेदन दिया है, उस पर क्या कार्यवाही हुई? और हम बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं। कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे, 2 से 3 हज़ार लोगों को लेकर आएंगे और कलेक्टर साहब से ही संवाद करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि आपका खनिज अधिकारी इस तरीके से कैसे बातचीत कर सकता है। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ये जो रवैया अपनाया गया है निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और घटिया हरकत है। हमारे क्षेत्र में करही कछार पंचायत पड़ता है और सोढ़ा खुर्द, ये 2 जगह, और दोनों जगह लगभग ठेकेदार लोग लिप्त हैं और ठेकेदार लोग लगातार। और इसमें जो सबसे खास बात है, भैया मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि 2 से 3 लाख रुपए राजस्व की हानि प्रतिदिन शासन को हो रही है। इस बात पर इन लोगों का नज़र नहीं जाता है, क्योंकि सीधे सीधे ट्रैक्टर वालों से जो और वसूली होता है रॉयल्टी पर्ची न दे करके, लूज पर्चियों में सीधे सीधे 300 से 500 रुपये वसूली करके और घाट से ट्रैक्टर जाने दिया जाता है। और इस सब के लिए पूरे रूप से दोषी माइनिंग विभाग के डायरेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारी श्री सोनी जी हैं। रॉयल्टी दिया गया है लेकिन वो रॉयल्टी को दबा के रखते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि प्रतिवर्ष उनको जितने घन मीटर रेत निकालना है, क्योंकि अगर रॉयल्टी पर्ची देंगे तो उसे ये 100 हो जाएगा और जो जेब भरना है ठेकेदारों का वो नहीं भर पाएगा। लूज पर्चियाँ कैसे काटेंगे जब रॉयल्टी पर्ची अगर काटने लगे? तो चोरी करने का ये सबसे बड़ा मादा है कि रॉयल्टी पर्ची दबा के रखो, लूज पर्ची का पूरा पैसा अपने जेब में, जो कि पंचायत का हक था, शासन का हिस्सा था, जिसको लोगों के द्वारा मारा जा रहा है, ठेकेदारों के द्वारा और खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा। सोढ़ा खुर्द में चल रहा है रेत घाट जो आवंटन हुई है वो अवैध तरीके से चल रहा है। हाईवा से, माजदा से सब ले जा रहे हैं
और ट्रैक्टर से भी ले जा रहे हैं, लेकिन इनको रॉयल्टी पर्ची नहीं दिया जा रहा है और माइनिंग वाले अपने जेब भरने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है। बार बार लगातार हम तो 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं इसका, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो। उल्टा हमको भ्रष्टाचार करने का भी, हम लोग डायरेक्टर के पास गए थे सोनी जी के पास, उल्टा हम ही को सिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करते हैं। तो ये निंदनीय बात है, अच्छी बात नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना घन मीटर का होता है, देते हैं रॉयल्टी पर्ची, और खुदाई होता है लाखों घन मीटर का, तो हम लाखों घन मीटर का पर्ची देंगे तो दिक्कत हो जाएगी इस नाम से। ये सब हमको बता रहे थे, तो और वो भी प्रैक्टिकल समझा रहे थे कागज़ में। तो ये गलत बात है, होना ऐसा नहीं चाहिए। और जहाँ का माइनिंग अफसर भ्रष्ट हो तो उस डिपार्टमेंट का क्या किया जा सकता है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? रेत घाट में पर्ची के नियम से काम हो, और रेत घाट में जो डोजर चल रहा है ना, और वही सब चीज़ वो सब बंद होना चाहिए। दलालों द्वारा रेती वेती सब कर रहे हैं, और माइनिंग का जो राजस्व का जो है घाटा हो रहा है हमारे पंचायत को, उसको मिलना चाहिए। माननीय जो जनपद सदस्य है कोटा जनपद पंचायत मेरे पास आए थे, और उनने मशीन कोटा जो आपका करही कछार है वहाँ और सोढ़ा खुर्द में मशीन चलने की शिकायत किया। मेरे द्वारा बताया कि अभी हम लोगों ने मशीन करीबन 15 दिन पहले करही कछार में मशीन लगाकर अवैध परिवहन उत्खनन करते पाए जाने पर मशीन को सील किया था, और उसमें लगभग 100-2 लाख रुपये को उसमें पेनल्टी की हम लोगों ने। और ये कार्रवाई हमारी अभी निरंतर जारी रहेगी। कहीं भी खनिज रेत के अवैध उत्खनन हो या परिवहन भंडारण हो, हमारा कोई सहमति नहीं है। जहाँ कहीं से शिकायत आ रहा है, खनिज अमला निरंतर कार्रवाई कर रहा है उसमें। बिलासपुर में एक महिला के साथ विश्वासघात, फरेब और शोषण की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आप सभी को बता दें कि विनोबा नगर में किराए के रहने वाले ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि सतनाम मैरिज ब्यूरो की संचालिका ने एक फर्जी पहचान के साथ उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करवाया जो उसका खुद का पति निकला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। महिला के मुताबिक इस सुनियोजित साजिश में उसके साथ न केवल भावात्मक और शारीरिक शोषण हुआ है, बल्कि लाखों रुपए की ठगी भी की गई है। पीड़िता मूल रूप से शिवनी नारायण की रहने वाली है और वर्तमान में बिलासपुर की विनोबा नगर में ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है। उसने बताया कि 2024 में उनके परिवार ने गुरु घासीदास सामाजिक ग्रुप के माध्यम से विवाह के लिए प्रोफाइल साझा की थी, जिसके बाद सतनाम मैरिज ब्यूरो की संचालिका चित्रा कुमारी उर्फ मधु चतुर्वेदी ने उनसे संपर्क किया। चित्रा ने उसे बताया कि संजय कुमार नामक युवक हरियाणा में नवोदय विद्यालय में शिक्षक है और उसे एक आदर्श जीवन साथी के रूप में पेश किया। 3000 रुपए पंजीयन शुल्क के साथ दोनों परिवारों की मुलाकात करवाई गई और सामाजिक रीति रिवाज से शादी करवा दी गई। शादी के बाद संजय उसे हरियाणा लेकर गया, जहां कुछ समय तक वे साथ रही। फैमिली वाले मैरिज ब्यूरो में मेरा फ़ोटो डाले थे, सतनाम मैरिज ब्यूरो में। तो उसमें से एक लड़की ने फ़ोटो निकाल लिया। उसके 2 लड़की बार बार कॉल करने लगी कि हमारे मैरिज ब्यूरो में सिर्फ सतनाम समाज के लड़के लड़की की शादी होती है, और वो बार बार फ़ोन करने वाली लगी। हम लोग मना करते रहे, फिर भी वो बार बार कॉल की कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिश्ते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद उसने पहला मेरे को प्रोफाइल फ़ोटो भेजा, जो राजमिस्त्री था लड़का, जो मैं बोली कि हम लोग को जॉब वाला चाहिए, तो हम लोग रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद वो एक और प्रोफाइल फ़ोटो बनाई जिसमें वो लड़के का नाम था संजय रात्रे, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में वो टीचर है करके। उसके बाद ना उसको फैमिली को बताई, तो फैमिली वाले ठीक है बोले। तो पहले मीटिंग के लिए लड़की अमेरी में बुलाई थी। अमेरी में बुलाई तो फर्स्ट टाइम में मेरी दीदी ने उसको वहीं पे उसके ऑफिस में ना ऑनलाइन पेमेंट की थी। उसके बाद वो बोली कि मैडम सेकेंड मीटिंग में दमयंती को बुला लो। तो सेकेंड मीटिंग में मैं उसके ऑफिस में गई। उसके उसको वो बोली कि मैडम 1 बार 2 बार देखने से पता नहीं चलता, आप लड़के को बात करते रहिए, उसका आदत व्यवहार का आपको बात करने से पता चल जाएगा। उसके बाद मैं उसको बात करते रही। उसके बाद कुछ दिन बाद लड़के ने मुझे अपनी सच्चाई बताई, तो मुझे लग गया हरियाणा का है, तो मैं उसको रिजेक्ट की थी उसी टाइम। उसके बाद लड़का अपना इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए अपना पैर का टूटा वाला, एक्सीडेंट वाला, इतने गंदे फ़ोटो भेज रहा था ना कि मतलब मैं आईसीयू में हूँ करके। तो मैं डर गई और वो बोला कि ये सब चीज़ तेरी वजह से हुआ है। उसके बाद मैं मतलब भावनाओं में आ गई। उसके बाद मैं बोली कि शादी कर लेती हूँ, चलो मेरी वजह से हुआ तो चल मैं शादी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शादी की। उसके बाद वो हरियाणा गई शादी करके। शादी करने के कुछ दिन बाद ही एक बच्चा था जो उसको पापा पापा बोलता था। तो मैं बोली ये कौन है? तो उसके घर के लोग बताएं कि ये बच्चा ना उसकी पहली पत्नी का बच्चा है करके, और वो कब के इसको छोड़ के भाग गई है करके। अब तुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बच्चे को पालना पड़ेगा।
उसके बाद मैं उस चीज़ के लिए आपत्ति जताई तो उसके घर वाले बोले अब जो हो गया तो हो गया, तुझे तो ये संभालना पड़ेगा। और वो कोई टीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने मुझे झूठ बोल कर शादी किया था। उसके बाद वो मेरा काम लग गया करके झूठ बोल के बाहर जाता था। मुझे इस पे शक हो जाता था क्योंकि वो बाहर जाता था, कभी जहाँ काम करता उसका नाम मेरे कभी नहीं बताया था, ना जगह नहीं बताता था। तो मुझे शक हो गया। फिर धीरे धीरे मैं उसका मोबाइल चेक करने लगी। मोबाइल चेक करने के बाद उसकी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि वो जो चित्रा कुमारी है उसकी पत्नी है, जो मैरिज ब्यूरो वाली है। अब उसकी पत्नी ही अपने पति का प्रोफाइल बना के दी थी। और उसके बाद जो है ऐसा मैं बोली कि अब क्या बच गया, तुम्हारी सारी सच्चाई तो मेरे सामने आ ही गई करके। तो रात में बहस हुआ और क्यों तुम लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद किए, पैसे के लिए किसी लड़की को शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करते हैं क्या करके। तो उसके बाद में वो आदमी तुरंत मुझे छोड़ के, संजय कुमार छोड़ के चला गया। रात को बिना बताए यहाँ से निकल गया, गाड़ी भी छोड़ के चला गया। उसके बाद से मेरे पास वापस नहीं आया। हाँ, उसने पैसे लिए हैं 7 लाख से 7-8 लाख से ऊपर लिए हैं। और ये कभी बोलता था माँ का तबीयत खराब है, कभी बिजनेस करेंगे, कभी गाड़ी के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए, छोटा छोटा चीज़ के लिए बिना पैसे का कुछ नहीं होता करके पैसे मांग मांग के। और मैं अपने फैमिली में मतलब पापा को बोलती थी पापा इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो वो देते गए पैसा। कुछ महीनों में ही महिला को संजय के बर्ताव में बदलाव नजर आने लगा। मोबाइल खंगालने पर सच्चाई सामने आई कि संजय पहले से ही विवाहित है और उसका 5 साल का बेटा भी है। सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब पीड़िता को पता चला कि संजय की पहली पत्नी और कोई नहीं बल्कि वही चित्रा कुमारी है जिसने शादी करवाई थी। महिला का आरोप है कि दोनों ने मिलकर सुनियोजित साजिश के तहत उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी की और फिर आर्थिक रूप से लगभग 7 से 8 लाख रुपए की ठगी की। पीड़िता ने थाना सकरी में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420-34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी लगते ही पारसिया थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है। उसके आवेदन पर से थाना सकरी में आईपीसी की धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हाँ, इस बात ये पारसिया ने इस बात का उल्लेख अपने आवेदन में दिया है कि जो उसका पति है, जिस पति बताकर जो उसका पति है अभी, उसका पूर्व में मैरिज ब्यूरो की संचालिका के साथ एक बेटा भी था। इस बात की जानकारी जब पारसिया को लगी तो वह थाने आकर आवेदन दी है। उसके आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ। अभी पुलिस ये सब बातों की जांच कर रही है और विस्तृत उसका कथन लिखित करेगी और उसके बाद आरोपी और के साथ अन्य कितने लोग शामिल होंगे उसकी विस्तृत जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। महिला ने न्याय की मांग करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे आपके पास। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्हा रोड में जोगीपुर रेहंगी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 3 गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क पर बेतरतीब वाहनों की रफ्तार और मवेशियों की आवाजाही की समस्या एक बार फिर से सामने आई है, जिससे हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है। मुंगेली जिले के जोरहा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम
परसा कापा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहे युवक रमाकांत साहू की ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह बारिश थमने के बाद रमाकांत साहू ट्रैक्टर लेकर खेत में काम करने गया हुआ था। खेत गीला होने के कारण वो सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर मेड़ पर चलते समय असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से उसके चारों पहिए ऊपर हो गए और चालक रमाकांत साहू ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आसपास के लोगों ने जब हादसा देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक रमाकांत की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जरहा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में इस घटना से शोक का माहौल है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा घटना के सभी पहलुओं की विवेचना फिलहाल की जा रही है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित राजश्री पान मसाला फैक्ट्री में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आप सभी को बता दें कि स्थानीय नागरिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिनमें श्रमिकों की अवैध भर्ती, औद्योगिक नियमों की अनदेखी और पर्यावरणीय उल्लंघन भी शामिल है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सिरगिट्टी मोहल्ले वासियों ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहरी श्रमिकों को बिना किसी पुलिस सत्यापन की नियुक्त किया जा रहा है। इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा फैक्ट्री परिसर में हो गया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से निकलने वाली दूषित हवाओं से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मोहल्ले वासियों की मांग है कि इस पान मसाला फैक्ट्री को बंद किया जाए। राजश्री इतना बड़ा फैक्ट्री है भैया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजश्री, और विकास के नाम में सिरगिट्टी को किसी प्रकार का मदद नहीं मिला आज तक की। इसके नाम से विहीन है पूरा भैया, समझ लो। ना वहाँ कर्मचारी को वहाँ किसी प्रकार का मदद मिलता है, ना मेडिकल सुविधा है। आज सिरगिट्टी की हालत इतनी ख़राब है, अब प्रदूषण तो ज़रूरत से ज़्यादा है। कैंसर के पीड़ित बढ़ते जा रहे भैया, राजश्री गुटखा खा खा के लोगों को बहुत बुरा हाल है भैया। अवैध एकदम अवैध, एक तो राजश्री बिक रही है, फैक्ट्री में फड़े हाल धड़ल्ले से चल रही है फैक्ट्री। बाहरी कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ के लड़कों को काम ही नहीं लिया जाता है। राजश्री फैक्ट्री के बारे में यहाँ जनता बहुत परेशान है भैया। धूल आधी रात को धूल उड़ता है और डस्ट बहुत है। जनप्रतिनिधि लोगों को बोलने से कोई नहीं सुनते। और कितने लोग अभी लोकल लोग वहाँ काम करते हैं? लोकल लोग बहुत कम लोग काम करते हैं, बाहरी लोग ज़्यादा करते हैं। और किस प्रकार की समस्या है? और समस्या वही डस्ट है, उससे दमा होने की शिकायत है। धूल डस्ट उड़ता है, रात की खुशबू आता है छत में चढ़ने से। अपने घर में कैंसर उनसर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जब से लगा समस्या वही शिकायत, बीमारी होने का डर है। डस्ट उस्ट उड़ता है रात को। यहाँ की जनता सोच रहे कि बंद हो जाएगा। फैक्ट्री द्वारा पर्यावरणीय नियमों की भी अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट और धुएं के कारण वायु और जल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया में भी अनदेखी की जा रही है। इस कारण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों में भारी रोष व्याप्त है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके और जनहित की रक्षा हो सके। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर की सकरी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक 70 वर्षीय वृद्ध और एक महिला शामिल है, जिनके कब्जे से कुल 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर इन्हें जेल भेज दिया है। सकरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोर भट्टी खुर्द इलाके में एक अधेड़ उम्र का बाबा और एक महिला मिलकर अपने घर में गांजा बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान आरोपी ईश्वर बरेठ, जो कि रेंगा बोर्ड कबीरधाम का रहने वाला है, के पास से 1 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 17,000 रुपए है, बरामद किया गया। अभी सकरी थाने में 2 व्यक्तियों को करीब 1 किलो गांजा के साथ पकड़ा है। उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक व्यक्ति जो है गांजा बेचने का काम किया था, दूसरे ने जिसके पास से गांजा जब्त किया गया है। पुलिस एंड टू एंड विवेचना के तहत आगे की पूरी सप्लाई चेन को डिटेक्ट कर रही है और इसके साथ इन्होंने दोनों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। वहीं महिला आरोपी कांति पांडे के घर के बाड़ी में रखे नीले रंग के ड्रम से 100 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत करीब
1700 रुपए है उसे भी जब्त किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में चोरों ने एक ही रात 3 घरों को निशाना बनाकर करीब 4 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार प्रयाना खलश कुमार, जो रेलवे में ऑपरेटिंग विभाग में SGTM पद पर कार्यरत है, 22 मई को अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश गए हुए थे। 25 मई को उन्होंने अपने घर के CCTV कैमरे में दरवाजा खुला देखा और 28 मई को जब वो लौटे तो पाया कि मुख्य दरवाजा, ग्रिल और अंदर के कमरे का कुंडा टूटा हुआ था। चोर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और 20,000 रुपए नगद लेकर फरार हो चुके थे। चोरी हुए सामान में सोने के हार, चूड़ी, कंगन, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नाक की फूली, धागा, सोने का सिक्का और भी चीजें शामिल है। आप सभी को बता दें, इसी दौरान पड़ोसियों SK भट्टाचार्य के घर से 25,000 रुपए नगद और जेवर, जबकि माइकल मिंज के घर से चांदी का एक गिलास भी चोरी हुआ। पुलिस तीनों चोरियों की जांच में जुटी हुई है और इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी है और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें, कुछ रेत घाटों को प्रशासन ने पहले ही बंद घोषित किया है, लेकिन घाटों में सुबह से लेकर रात तक ट्रैक्टर चल रहे हैं। खास बात तो ये है कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिलासपुर शहर से लगे वार्ड क्रमांक 13 मंगला का नजारा अब आम हो चुका है। क्षेत्र के पार्षद रमेश पटेल ने बताया कि उनके मोहल्ले में हर रोज अवैध रेत से भरी हुई गाड़ियां चलती है, जिससे जान माल की हानि होने की संभावना भी बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत बहुत बार अधिकारियों से की गई है, पर आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खनिज अमला की मिली भगत से ये अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि अमला के पहुंचने से पहले जानकारी रेत माफियाओं को हो जाती है। इस विषय में खनिज विभाग के अधिकारी ने कहा कि खनिज विभाग द्वारा लगातार भ्रमण कर अवैध रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। रोज रात से लेकर दिन तक 24 घंटा में 70-80 ट्रैक्टर लगातार 3 घाट बना लिए हैं। बस्ती के बीच में एक आदर्श चौक से नदी की ओर जाने वाली रास्ता बना लिए, एक धूरी पारा से नदी की ओर जाने वाली बीच बस्ती से रास्ता बना लिए, एक अवैध रूप से पाड़ बाबा के पास अघोषित ये लोग घाट बना लिए हैं। 24 घंटे इसमें रेत का अवैध उत्खनन करते हैं और बीच बस्ती में बच्चे बुजुर्ग सबका आना जाना, खेलना कूदना लगा रहता है, जिससे कभी भी जान माल की हानि होने की संभावना प्रबल है। इसलिए इस संबंध में भी हम कलेक्टर साहब को शिकायत करने आए हैं कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। क्या कहा कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इतना जोर शोर से रेत खनन हो रहा है, इसमें कहीं कहीं अधिकारी भी मेरे हो सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से लगता तो यही है, क्योंकि जो मेरे को सुनने में आया है, जब माइनिंग पकड़ने जाती है ट्रैक्टर वाले को, तो पहले से कोई न कोई रेत माफियाओं को सूचना कर देते हैं कि वहाँ पे माइनिंग वाले निकलने वाले हैं, आप अपने ट्रैक्टर को खड़ा कर दिए। सारी के सारी ट्रैक्टर रेत घाट से निकल के नदी से निकल के एक किनारे खड़ा हो जाते, और जैसे ही माइनिंग वाले निकलते हैं फिर वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ये। देखिए, आपका जो बिलासपुर शहर से लगा हुआ अरपा नदी का है, जो आपका कोनी क्षेत्र है,
कोनी है, सेंदरी है, लुफंदी है, कछार है, लोखंडी है और मंगला है ना। इन क्षेत्रों में खनिज अम्ल लगातार भ्रमण कर रहे हैं और सुबह, दोपहर, शाम और यहाँ तक कि रात्रि में गश्त कर रहे हैं। और जैसे भी कोई अगर परिवहन या उत्खनन करते कोई वाहन मिलता है तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं खनिज अम्ल द्वारा। अभी विगत एक सप्ताह में करीबन 7-8 ट्रैक्टर्स मिले हैं जो ये मंगला क्षेत्र में जो खनिजों के रेत के अवैध परिवहन में लिप्त थे, उन पर कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नज़ारा अब आम हो चुका है। दिन हो या रात, किसी भी समय इन प्रतिबंधित घाटों की ओर ट्रैक्टरों की लंबी कतार देखी जाती है। जी हाँ, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। इससे न सिर्फ पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, बल्कि शासन और प्रशासन की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अपोलो कैंसर सेंटर बिलासपुर ने मुंह के कैंसर की समय पर पहचान और रोकथाम के लिए ओरल लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप सभी को बता दें कि इस पहल का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, विशेषकर उन लोगों में जो तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं। साथ ही अपोलो ने ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर एक समग्र तंबाकू निवारण कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें मिरेकल ऑफ माइंड ऐप जैसे आध्यात्मिक टूल्स को भी शामिल किया गया है। भारत में हर साल 77,000 से ज्यादा ओरल कैंसर के मामले सामने आते हैं और 52,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। अपोलो कैंसर सेंटर के विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती जांच से इस बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सकता है। ओरल लाइफ स्क्रीनिंग कैंपेन के जरिए अब अत्यधिक जोखिम वाले लोगों की जांच, सलाह और आवश्यक हस्तक्षेप कम लागत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में ओरल सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ENT विशेषज्ञ शामिल हैं। साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है, आपको काउंसलिंग और इसमें परिवार का सपोर्ट, ये सब लोग आपके साथ खड़े हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा ठीक है टोबैको नहीं लेने, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, हम तुम्हारे साथ चलो घूम कर आते हैं, कुछ करते हैं, बात करते हैं, दवा ले लो, हम जो भी हो जाए टोबैको वापस नहीं छूना। तुम्हारे मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी दवाई है, डॉक्टर साहब चलो मिलके ले लो, या कुछ नॉर्मल आप इसबगोल की ये ले लो। मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज, बट एक सबसे जरूरी चीज है कि अंदर से चाहत, विल कि मेरे को छोड़ना, वो एक बार डेवलप हो जाएगा तो बाकी चीजें, सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी और आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहना वो भी जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है, वैसे ही टोबैको और एडिक्शन एजुकेशन की भी क्लास होनी चाहिए। बचपन से ही हर स्कूल में ये पढ़ाना चाहिए कि ये जहर है और इससे हमको दूर रहना है। ईशा फाउंडेशन के सहयोग से अपोलो ने मिरेकल ऑफ माइंड मेडिटेशन ऐप के जरिए नशा मुक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन से जोड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरावस्था में तंबाकू की लत लगना आम बात है और इसी उम्र में जागरूकता सबसे जरूरी है। #कट द कॉस्ट अभियान के माध्यम से अपोलो न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि तंबाकू से होने वाले आर्थिक और भावनात्मक नुकसान को भी उजागर कर रहा है। अपोलो के डॉक्टरों ने अपील की है कि हर 30 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, खासकर तंबाकू उपयोगकर्ता, ओरल कैंसर की समय समय पर स्क्रीनिंग कराएं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को देखते हुए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की नई योजना तैयार कर रही है। इस अभियान में महिला स्व सहायता समूह की कृषि सखियों को अहम भूमिका सौंपी गई है, जो किसानों को गांव में ही प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों से खेती के पारंपरिक और लाभकारी तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने विशेष रणनीति बनाई है। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर महिला स्व सहायता समूहों की चयनित कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया है। ये सखियां खेतों में जाकर किसानों को बताएंगी कि कैसे गोबर, गौमूत्र, नीम की खली, छाछ और राख जैसे घरेलू संसाधनों से खेती की जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से खाद्यान्नों में गिरती पौष्टिकता और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों के खतरों को कम करना है। हमारे बिलासपुर जिला में प्राकृतिक खेती के शासन के मनसानुरूप 1050 हेक्टेयर का टारगेट मिला है, जिसमें कोटा ब्लॉक के किसानों को इस प्राकृतिक खेती के लिए चयन किया गया है। एक क्लस्टर रूप में 21 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन 21 क्लस्टरों में के अंतर्गत जो पहले से आजीविका मिशन से संचालित योजनाओं के तहत जो कृषि सखी तैयार किए गए हैं, उन कृषि सखी को हमने प्राकृतिक खेती कराने के संबंध में किसानों को
कैसे ट्रेंड करना है, इस संबंध में कृषि शिक्षकों को हम ट्रेनिंग दिए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षित करवाएंगे, वही जाकर के उन किसानों को ट्रेनिंग देंगे जिससे प्राकृतिक खेती किस प्रकार से बेहतर ढंग से किया जा सके, ऐसा उनको ट्रेनिंग दे करके हम आगे किसानों को सफल बनाने के लिए इस क्षेत्र में और भरसक प्रयास करेंगे और वो प्राकृतिक खेती को अग्रसर अच्छे से करके वो अपने आर्थिक स्थिति सुधार सकें और जो भूमि की संरचना, वायुमंडल के प्रदूषण से बचाया जा सके और कृषि में कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इस संबंध में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। रासायनिक खेती से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, वही खाद्यान्नों में पौष्टिकता भी घट रही है। इससे उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ा है। प्राकृतिक खेती स्थानीय संसाधनों से की जाती है, जो न केवल लागत घटाती है बल्कि मिट्टी की उर्वरकता को भी बनाए रखती है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। राइडिंग कम्युनिटी बिलासपुर 1 जून 2025 को आरसीबी साइक्लोथॉन 2025 का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। ये आयोजन वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि साइकिल रैली शाम 4:30 बजे पुलिस ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वहीं पर समाप्त होगी। लगभग 5 किलोमीटर की ये यात्रा सभी उम्र के प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क है। संस्था के अनुसार लगभग 400 प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिन्हें ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस रैली को कई सामाजिक संगठनों तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समर्थन भी मिला हुआ है। आरसीबी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी। ये संस्था नियमित साइकिलिंग, सामूहिक स्वास्थ्य अभियानों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और विद्यार्थी भी शामिल हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे के उपलक्ष्य में, जो कि 3 तारीख को होता है, 3 जून को, उसके उपलक्ष्य में संडे 1 जून को शाम को 5 बजे हम एक साइकिलिंग का इवेंट कराने जा रहे हैं, साइक्लोथॉन, जो पुलिस ग्राउंड से स्टार्ट होके और लिंक रोड होते हुए मैग्नेटो मॉल के सामने से व्यापार विहार और इंदू चौक लिंक रोड होते हुए वापस पुलिस ग्राउंड में ख़त्म होगा। ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है और इस रेस को हम एक फिट इंडिया मूवमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसमें लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रेरित करना। एटलीस्ट हर संडे हम साइकिल चलाएं। साइकिलिंग इवेंट फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलके हम करने जा रहे हैं और लगभग हम 400 प्रतिभागी सोच रहे हैं इसमें शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारे समाजों से भी संपर्क किया है, कॉलेज, स्कूल वालों से भी संपर्क है, जिसमें वो लोग हमारी राइड में सम्मिलित होंगे। समाज में ओबेसिटी, मोटापा जो बढ़ता जा रहा है, लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है, लोग बहुत देर तक बैठे बैठे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा सलूशन हो सकता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी साइकिलें खरीद के दीजिए ताकि वो लोग उसका इस्तेमाल करें। केवल साइकिल खरीद के रख लेना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साइकिल खरीदें और उसको चलाएं और उसको एक फ़ैशन के रूप में इस्तेमाल करें। अच्छी साइकिलें आती हैं, बहुत अच्छी साइकिलें अपने को अभी परसों के इवेंट में देखने को भी मिलेंगी लोगों की, तो वो चलाएं। उन लोगों को फिटनेस के लिए अभी से मोटिवेट करें ताकि जब बड़े होके वो किसी भी तरीके की मोटापे से होने वाली बीमारी, चाहे बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सब से वो बच के रह सकें। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।